Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about leg length discrepancy. So before that, if you want to take personal classes from me or notes for any particular subject or topic, so you can contact me through the mail, that is physiotherapyclasses09@gmail.com. Now, I have divided this video into two parts. First is the description of LLD and the second part consists of the assessment. So I will link that video for the assessment of LLD and you can go and check that video out. In this video I have talked about the only about the description of LLD. सो व्हाट इज़ एलएलडी? एलएलडी का मतलब है कि आपके जो दोनों पैर की लेंथ है उनमें इनइक्वालिटी आ गई, यानी कि एक पैर छोटा है एक पैर बड़ा है. अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर मैं एलएलडी के बारे में आपको बताऊं तो यानी कि आपके पैर में इनइक्वालिटी है. तो 70% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एलएलडी. अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलएलडी को हम दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, बेस्ड अपॉन द टाइप एंड बेस्ड अपॉन द मैग्नीट्यूड. एलएलडी बेस्ड ऑन द टाइप में तीन टाइप से देख सकते हैं हम एलएलडी को: एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड एनवायरमेंटल. मैग्नीट्यूड के बेसिस पे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. अब एनाटॉमिकल एलएलडी क्या होता है? इसको हम स्ट्रक्चरल एलएलडी भी कहते हैं. इट अकर्स व्हेन देयर इज एन एक्चुअल लेंथ डिफरेंस इन द बोनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द लोअर लिम्ब बिटवीन द लेवल ऑफ फीमर हेड टू द कैल्केनियम. यानी कि आपकी बोन में ही, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके जो पैरों की लेंथ है वो ऊंची नीची हो गई है. दूसरा आता है फंक्शनल. इसको हम फंक्शनल एलएलडी भी कहते हैं. इट अकर्स सेकेंडरी टू अ रोटेटेड पेल्विस कॉज्ड बाय अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर और एक्सियल माल अलाइनमेंट इंक्लूडिंग अ फिक्स्ड स्पाइनल डिफॉर्मिटी. इसका मतलब ये हुआ कि किसी और कॉज की वजह से, यानी कि आपके बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बोन तो आपका बिल्कुल सही है, बट किसी और कंडीशन की वजह से आपके स्पाइन में या कोई कॉन्ट्रैक्चर हो गया, पेल्विस रोटेट हो गया, उसकी वजह से आपकी जो पैरों की लंबाई है वो ऊंची नीची हो गई है. थर्ड इज़ द एनवायरमेंटल एलएलडी. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है रनर्स के अंदर, क्योंकि वो एक स्लोपिंग सरफेस पे उन्हें भागना होता है इन वन डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर आपके दोनों पैरों का जो हाइट का डिफरेंस है वो है लेस देन 3 सेंटीमीटर, देन इट इज़ माइल्ड एलएलडी और ये इतना नज़र में भी नहीं आता. मॉडरेट कब होगा? जब दोनों पैरों के बीच का डिफरेंस 3 से 6 सेंटीमीटर के बीच में है. और सिवियर कब होगा? जब दोनों पैरों के बीच का डिफरेंस 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है. अब इफ़ेक्ट्स. अब ये जो पैर ऊंचा नीचा हो जाता है इसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे ही जाता है. अब इसको हम एक एक करके समझते हैं. स्पाइन के अंदर, सो एलएलडी कॉजेज लो बैक पेन इन अडल्ट्स, ऑब्वियसली, क्योंकि पैर अगर ऊंचे नीचे हो जाएंगे तो उसका असर आपकी स्पाइन पे तो आएगा ही. ऑल्टरेशंस एंड एसिमेट्री ऑफ द लंबोसेक्रल फेसेट जॉइंट एंगल. तो जो आपके लंबोसेक्रल फेसेट जॉइंट हैं वो भी ऊंचे नीचे हो जाएंगे. आपको पोस्चरल स्कोलियोसिस भी हो सकता है. कॉन्केविटीज इन द वर्टेब्रल बॉडी एंड प्लेट्स, वेजिंग ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे एंड ट्रैक्शन स्पर, एंड देयर इज क्रॉनिक लो बैक पेन. द सेकेंड इज़ दी अलाइनमेंट. तो क्योंकि आपका अगर एक पैर ऊंचा नीचा है पर आपको बॉडी को तो स्ट्रेट ही रखना है ना, तो उसकी वजह से आपकी स्पाइन के अंदर फंक्शनल स्कोलियोसिस या फिर पोस्चरल स्कोलियोसिस भी डेवलप हो सकता है. Mostly the curvature is concave to the side of the longer limb. Severity of LLD will determine the degree of scoliosis. तो जितना ज़्यादा LLD उतना ज़्यादा scoliosis होगा. Individuals with LLD of 6 mm or more noted to have scoliosis and abnormal lumbar lordosis. A notable increase in the electromyography activity of the erector spinae muscle was noted in a study by Wing and Hassan only when the LLD was above 3 centimeter. डीजेनरेटिव इफेक्ट्स. यस, एलएलडी की वजह से डीजेनरेटिव इफेक्ट्स भी हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं. सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द लेटरल बेंडिंग ऑफ द thoracic and lumbar spine segments during walking compared with patients with LLD. This increased lateral bending stresses may lead to development of spinal degenerative disorders in LLD individuals. हिप्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ऑल्टर्ड वेट बियरिंग हो जाएगी हिप जॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से ओए हिप हो सकता है. पेल्विक टिल्ट होगी एज अ कॉम्पेंसेशन टू एलएलडी एंड इट में रिड्यूस द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज विद इन द जॉइंट ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल स्केलेटल अलाइनमेंट एंड इंक्रीज इन जॉइंट लोडिंग फोर्स. सो दीज टू इफेक्ट में ट्रांसलेट टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द कार्टिलेज.
जो कि इन टर्न फिर आपके OA को डेवलप करेगा. So 1 centimeter LLD would result in 5% reduction in weight bearing area on the femoral head on the long side, and theoretically a 25% reduction would result from a 5 centimeter LLD. Shorter limb may sustain greater forces through the hip compared to the longer limb. नीज पे भी हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन आने लग जाएगा. In an elderly population, White et al. Found that the shorter limbs sustain a greater portion of the load in patient with LLD less than 30 millimeter. LLD of 5 mm or more was associated with knee osteoarthritis progression and increase in symptoms prevalence. The ground reaction force may also increase in the shorter leg during walking, as it has to come from higher level to reach the ground. गेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा LLD का? सो इट कैन एबनॉर्मेलिटीज इन गेट कैन रिजल्ट फ्रॉम LLD ऑफ 2 सेंटीमीटर और ग्रेटर. अगर 3 से 4 सेंटीमीटर का LLD है, अभी 3 से 4 सेंटीमीटर क्या है बच्चों के, आपके दोनों पैरों के बीच का डिफरेंस. देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड सिग्निफिकेंट क्वाड्रिसेप्स एक्टिविटी इन द लॉन्गर लिम्ब. With over 4 centimeter LLD, there was a significant increase in plantar flexor activity in the shorter limb. Stress fracture. So in person with LLD, there is a tendency to shift weight bearing towards the longer limb. इसकी वजह से उनको scoliosis भी develop होता है. So those with 15 to 20 mm of LLD have almost 67% incidence of stress fracture. So it is commonly seen in tibia, metatarsals and femur. तो ये वो साइड्स है जहाँ पे हमें stress fracture during LLD बहुत ज़्यादा commonly दिखने को मिलता है patients के अंदर. So these are the references. I will link the second part of the video down, that is the assessment, right? So part 2, that is assessment of LLD. तो बच्चों जो LLD का assessment है उसको हमने 2 parts में divide किया है. एक तो clinical method जो हम usually करते हैं, and the second is the imaging method. तो imaging method में हमें specialized machines, equipments की use पड़ती है to assess the LLD. तो clinical method plus the imaging tools leads to the LLD assessment. सो क्लिनिकल मेथड्स में बच्चों हमारे पास 2 मेजर्स होते हैं. एक होता है टेप मेजर, एक होता है ब्लॉक मेजर. तो इन दोनों की मदद से हम LLD का असेसमेंट करते हैं यूजुअली इन द क्लिनिकल सेटिंग्स. तो टेप मेजर की बात करें बच्चों, तो टेप मेजर जैसे कि आप सबको पता है हर थेरेपिस्ट के पास होती है टेप, जिसको हम इंच टेप या फिर मेजरिंग टेप भी कहते हैं. उसके हेल्प से हम लेग की जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं. तो इसके अंदर बच्चों हम ना बोनी प्रोमिनेंस को, यानी कि जो बोनी हाईलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको यूज करते हैं एज अ लैंडमार्क. अब क्यों हम बोनी लैंडमार्क ही यूज करते हैं हर इंडिविजुअल के लिए? क्योंकि देखो बच्चों वो ना एक प्रॉपर मतलब आइडियल थिंग होती है कि हमें वहां से वहां मेजर करना है. फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम किसी का अगर नेवल का सोचे कि हम नेवल से मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर कोई और जगह से ऐसी मेजरमेंट कर रहे हैं जहाँ से हमें हर बॉडी में वो चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, बट जो बोनी प्रोमिनेंस होती हैं वो वेरी नहीं करती. इसलिए हम ये वाला मेथड में बोनी प्रोमिनेंस को लेते हैं. सो देयर आर 2 मेथड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट मेथड को बच्चों ट्रू मेथड भी कहते हैं, और ये मेजर कहाँ से होती है? फ्रॉम दी ASIS टू दी मीडियल मेलियोलस. जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको हम एपरेंट मेथड भी कहते हैं, और ये कहाँ से मेजर होता है? फ्रॉम दी अम्बिलिकस टू दी मीडियल मेलियोलाई ऑफ दी एंकल. तो आप देख सकते हो एक इमेज में आपको डायरेक्ट मेथड बताया गया है और दूसरे इमेज में आपको इनडायरेक्ट मेथड दिखाया गया है. टेप मेथड, ये जो मेथड होता है बच्चों ये इजी होता है, सेफ होता है, नॉन इन्वेजिव होता है, चीप होता है. ठीक है, इट इज लेस रिलायबल व्हेन कंपेयर्ड टू द रेडियोग्राफिक मेथड ड्यू टू फैलेसीज. Accuracy of this method can be increased while using in a clinical situation by measuring twice and averaging the result. यानी कि आप जब भी पेशेंट का LLD चेक कर रहे हो वाया टेप, तो आप 2 बार मेजरमेंट लो और उसका एवरेज ले लो. सेकेंड इज द ब्लॉक मेथड. तो इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, हम ना ब्लॉक्स को यानी कि छोटे छोटे डब्बों को या वुडन ब्लॉक्स को हम नोन हाइट के शॉर्ट लिम्ब के अंदर रख देते हैं, जिससे कि जो पेल्विस है पेशेंट का वो बराबर हो जाए. अब देखो अगर किसी को LLD है, अगर हम उसको खड़े होने के लिए कहेंगे तो उसका एक साइड का पेल्विस, जो पैर उसका छोटा है इंडिविजुअल का, उस साइड का पेल्विस ड्रॉप हो जाएगा, नीचे हो जाएगा. बट अगर हम उसके नीचे एक ब्लॉक रख दें जिसकी वजह से उसका जो पैर है वो दूसरे वाले पैर के बराबर हो जाए, तो उसका पेल्विस लेवल पे आ जाएगा. इसलिए यहाँ पे हम पेल्विस को एज अ लैंडमार्क यूज करते हैं. सो इलियक क्रेस्ट पाल्पेशन इज टेकन एज द रेफरेंस लैंडमार्क टू चेक द लेवल ऑफ पेल्विस.
आप देख सकते हो एक पैर के नीचे ऐसे ब्लॉक लगा देते हैं जिससे कि जिसका पेल्विस है, जो इलियक क्रेस्ट है, वो लेवल पे आ गए हैं। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द डिस्पैरिटी इन फुट हाइट बिटवीन द टू लिम्स, यानी कि दो लिम्स के बीच की जो हाइट है उसको ये अकाउंट में लेता है। एंड ऑल्सो एड्स इन डिटरमाइनिंग द फंक्शनल एलएलडी बाय यूजिंग वेरिंग हाइट्स ऑफ द ब्लॉक टू एस्टैब्लिश द एडिशनल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट टू फील लेवल। कंपेयरिंग टेप एंड ब्लॉक मेथड, अगर हम कंपेयर करें बच्चों, तो जो ब्लॉक मेथड होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द टेप मेथड। अब इमेजिंग की बात करें तो बच्चों ये हमारे पास 6 टेक्निक्स हैं ऑफ इमेजिंग। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्लेन रेडियोग्राफ। तो ये एक बहुत ही बेसिक जनरल रेडियोग्राफिक टेक्निक है और एक्यूरेट है, ठीक है। Although various imaging techniques have been used to evaluate LLD, प्लेन रेडियोग्राफी रिमेन्स द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है इमेजिंग का एलएलडी में, तो दैट इज द प्लेन रेडियोग्राफी। अब इसके टाइप्स होते हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द ऑर्थो रो एंटो जियोनोग्राम, बहुत डिफिकल्ट नेम है, ठीक है। सेकंड इज स्कैनोग्राम, थर्ड इज टेलीरियो एंटोजिनोग्राम। तो ये पहले वाला ऑर्थोरोएंटोजीनोग्राम, ठीक है बच्चों, इसको प्रोनाउंस करना सीख लेना, ठीक है। इट वाज इनिशियली डिस्क्राइब्ड बाय ग्रीन इन 1946। तो दिस रेडियोग्राफिक टेक्निक वाज डेवलप्ड टू मिनिमाइज मेजरमेंट एरर सेकेंडरी टू मैग्निफिकेशन बाय यूजिंग 3 डिस्टिंक्ट एक्सपोजर सेंटर्ड ओवर द हिप, नी एंड एंकल। इस तरीके से ये वर्क करता है। सेकंड इज द स्कैनोग्राम, ये मेरिल ने डिस्क्राइब किया था 1942 में। इसके अंदर प्लाईवुड होता है of 18 into 48 inch grid with copper wires that were incorporated 1 inch apart along with the lead numbers placed on the even number wires. The patient lays supine on the wooded grid with sandbags at the feet and straps across the thigh. 3 radiographic exposures were made, one each centered over the ankle, knee and hip joint while the patient lay still. So currently the scanogram is made with the lower limb similarly positioned with both patella pointing towards the ceiling and a radio opaque ruler taped to the table between the limb. The patient to tube distance is typically 101 centimeter. 3 separate anteroposterior images are obtained centered over the hip, knee and ankle joint using 3 separate cassettes. The film cassette is moved under the patient between exposure while the patient remain motionless between the 3 exposures. Third is the टेलोरियो एंटोजिनोग्राम, अगेन डिफिकल्ट नेम, प्रोनाउंस करना सीख लेना बच्चों। तो इट इज अ फुल लेंथ स्टैंडिंग एपी रेडियोग्राफ ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। अब जो इससे पहले वाला था वो किस में था, लाइंग में, ये वाला किस में है, स्टैंडिंग में। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रेडियोग्राफिक एक्सपोजर ऑफ बोथ लोअर लिम्ब विद द एक्सरे बीम सेंटर्ड एट द नी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 feet while the patient stands erect with both patellae pointed toward anteriorly. An attempt is made to level the pelvis with an appropriately sized lift placed under the short limb. If both iliac crests are at the same level, indicating equalization of LLD, one can simply measure the height of the lift under the short limb to calculate the LLD. Second is the computed radiography. तो ये बहुत recent advancement technique है to measure the LLD. इसके अंदर क्या होता है, टू obtain a full length standing radiograph of the lower extremity, the minimum patient to tube distance is 203 centimeter and is increased for taller. A latent image is produced that is sorted on a photostimulable phosphor receptor contained in a standard radiographic cassette. The images are recorded on a computer radiograph long length imaging system utilizing a vertical cassette holder with 3 individual CR storage phosphor cassettes. The 3 images are then stitched at the CR reader console using customized software. The composite image thus obtained is transferred digitally. These can be manipulated by an automated system such as a picture archiving and communicating system, resulting in a film radiograph. The operator can enhance the final image by using the computer to adjust the image parameters. As a result, quality radiograph is obtained. Hence, it is very useful for patients who require repeated radiographic examination due to LLD. This is you can see. Next is the microdose digital radiography. So it is a form of computer aided imaging that substantially reduces the radiation exposure to patient. मतलब कि ये जो जितना हमें नॉर्मल रेडियोग्राफ में जितना एक्सपोजर मिलता है ना पेशेंट को एक्सरे बीम्स का, इसमें उसे कम मिलता है।
इस तरीके से होता है इसका रिजल्ट। So using a vertical gantry, the patient stands in front of the X-ray assembly and remains stationary during the 20-second scanning process. A continuous series of photon beams coordinated to act as a point source are projected through the patient to strike a computerized detector. The source assembly and detector move together, scanning the field in a line-by-line motion so that the beam is always horizontal to the patient. As the detector is extremely efficient in detecting and processing the point source of X-ray photons, a patient receives an exposure of only 1 to 2 mRad during the scan. देन द नेक्स्ट इज द अल्ट्रासाउंड। तो ये आपको पता है कि ये बहुत सारे ऑथर्स जो थे यूरोप के, ये अल्ट्रासाउंड को यूज करते थे टू मेजर द एलएलडी। इसके अंदर क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द बोनी लैंडमार्क्स एट द हिप, नी एंड एंकल। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो लेस रिलायबल है देन द स्टैंडिंग रेडियोग्राफ, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं है और आपको लैंडमार्क्स के लिए प्रिसाइज होना पड़ेगा इसके लिए। देन इज द सीटी स्कैनोग्राम। सो डिजिटलाइज्ड इमेजेस obtained with a CT scan have also been used for measuring LLD। इसमें आप देख सकते हो। So AP Scout view of the bilateral femur and tibias are obtained. Cursors are placed over the superior aspect of the imaged femoral head and distal portion of the medial femoral condyle, with the distance between these two cursors representing the length of the individual femur. The tibial length is similarly determined by measuring the distance between cursors placed at the medial tibial plateau and the tibial plafond. Then the next imaging technique is the MRI scan. So MRI images were obtained using a T1 weighted spin echo sequence, and the best coronal images were selected for standardized assessment of femoral length using the classic bony landmark of the femoral head and medial femoral condyle. So these were my references. So I hope that you understand about the ALD assessment from this video. अब बच्चों मेन हमें ना इमेजिंग के जो है उनमें ना डीप डीप नहीं घुसना, ठीक है। हम बेसिकली सिर्फ नाम नाम पता होना चाहिए कि हाँ इमेजिंग एलईडी की असेसमेंट के लिए हम ये फॉलोइंग इमेजिंग के पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। बट जो क्लिनिकल मेथड है, यूजुअली द टेप एंड द ब्लॉक मेथड, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलईडी असेसमेंट। सो इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट और यू कैन मेल मी।